हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, इससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 8 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, बीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिए हैं। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास से संबंधित जो भी टाइम टेबल होता है, जो क्लास पीडीएफ होता है और जो पेपर कटिंग होती है, आप इस टेलीग्राम लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले इसमें आपको एक डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आप अपने एडुकेटर के साथ डिस्कशन करके, चैट करके क्लास से संबंधित जो भी डाउट होती है, आप उसको क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, इसमें आपको एक लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है और इस लाइव टेस्ट और क्विज में आपको अपने प्रिपरेशन को रेगुलर बेस पर एनालाइज करने का अवसर मिलता है कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। और फिर उस प्रिपरेशन के दौरान आपको एक एनालिटिकल सेशन भी दिया जाता है जिसमें आपको यह बताया जाता है कि आप पीटी के प्रश्नों को कैसे हल करें और फिर आप मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को कैसे हल करें। फिर तीसरा, इसमें आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है, अर्थात इस स्ट्रक्चर कोर्स के अंतर्गत यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस जो है आपका एक निर्धारित समय में कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, इसके टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी हिंदी माध्यम के लिए चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम से संबंधित है, जो यूपीएससी के मेंस एग्जाम से संबंधित है और जो इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अर्थात आप अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अकेडमी के द्वारा यूपीएससी में शामिल लगभग सभी ऑप्शनल पेपर की क्लासेस की शुरुआत की गई है। इसमें मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर टीच करता हूं। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेके मेरे साथ प्लस कोर्स में जुड़ सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी के जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जीएस का जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है ये 2 प्रकार का है। एक प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है और दूसरा जो है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 49,500 रुपया है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तब 12 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है आपको 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 24 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है ये 72,000 का है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तब 24 मंथ का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है आप 64,800 में प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है 72,500 रुपया है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तब 12 मंथ का जो प्लस कोर्स आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है ये आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या-क्या है? इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है। ये चारों चीजें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी और प्लस कोर्स में भी मिलता है। आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक्स्ट्रा क्या मिलता है, जिसमें आपको पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराया जाता है, आपको एक स्टडी प्लानर दिया जाता है और पर्सनल फीडबैक। इसमें जो डेली क्वेश्चन आंसर राइटिंग और जो पर्सनल कोच है, ये इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि जब आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जाते हैं, एक आपको प्रॉपर मार्गदर्शक मिलना चाहिए जिसके नेतृत्व में आप लेखन शैली को विकसित कर सके, क्योंकि सब कुछ नंबर आपको आपके लेखन शैली पर ही मिलता है। आप अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को लो तो ज़्यादा बेहतर है। और अब आप अलग से अनअकैडमी का प्लस कोर्स के तहत आप ऑप्शनल पेपर का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और 12 मंथ के ऑप्शनल पेपर का जो सब्सक्रिप्शन फीस है
वो 27,500 रुपया है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और तब 12 मंथ का जो ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन है ये 24,750 रुपया में आपको प्राप्त हो जाएगा। आप अनअकैडमी के 1 या 2 वर्षों के प्लस कोर्स या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन लेकर प्लस कोर्स में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर और सामान्य अध्ययन के सेक्शन में मार्गदर्शन करूंगा। तो सभी का इस मध्यकालीन भारत की सीरीज वाले सेक्शन में स्वागत है। और जैसा कि पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि आप इसमें विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे, विजयनगर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और उसी टॉपिक में पुर्तगालियों के भारत आगमन के बारे में दिया हुआ है। तो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं पुर्तगालियों का भारत आगमन, ठीक ना। तो पुर्तगालियों का जो भारत आगमन है इसमें हम लोग बेसिकली किन किन चीजों पर सेक्शन करेंगे चर्चा पर, वो आप एक बार पहले जान लीजिए। सबसे पहले हम लोग इसमें चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर किस कारण से, क्या वह कारण था, किस कारण से पुर्तगालियों का भारत की ओर आना हुआ, किस कारण से पुर्तगाली का भारत की ओर आना शुरू हुआ, पुर्तगाली का भारत आना शुरू हुआ या आए। तो पहला सेक्शन ये हम लोग देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे कि हिंद महासागर हिंद महासागर के व्यापार पर अधिकार करने के लिए क्या क्या कार्य करता है। हिंद महासागर के व्यापार पर अधिकार करने के लिए किए गए उपाय क्या थे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, किए गए उपाय क्या थे। फिर तीसरा हम लोग देखेंगे कि पुर्तगाली शक्ति को चुनौती किन से मिली थी, चुनौती किस शक्ति से मिली थी, किस शक्ति से मिली थी, किस शक्ति से, यानी कि आरंभिक समय में किन शक्तियों से इनको चुनौती मिली थी जब ये प्रचार के क्रम में भारत आ रहे थे। तो और फिर पुर्तगालियों के भारत आगमन का प्रभाव क्या हुआ था उसके बारे में हम लोग एनालाइज करेंगे। तो बेसिकली ये पूरी तरीके से एक विश्लेषणात्मक सेशन होगा। इसमें हम लोग फैक्ट बहुत कम कवर करेंगे, क्योंकि 18वीं शताब्दी के जब भारत को पढ़ेंगे और जब पूरी तरीके से यूरोपियों के आगमन को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पुर्तगाली के बारे में, कहाँ उनकी फैक्ट्री थी, कौन उनका गवर्नर जनरल था, हर एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भी कुछ फैक्ट कवर होगा, लेकिन यह पूरी तरीके से एनालिटिकल सेशन होगा। और उस एनालिटिकल सेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इनका भारत आगमन हुआ था और किस प्रकार से ये भारत में और हिंद महासागर के व्यापार पर धीरे धीरे अपना एकाधिकार बनाते हैं। तो सबसे पहले सभी को पता होगा, आप एक मैप देख लीजिए, उसके सहारे ये जो आप देख रहे हैं कि ये पुर्तगाल है, लिस्बन इसका बंदरगाह है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। और जो पुर्तगाल का आप देख रहे हैं यहाँ पर केप ऑफ गुड होप, जिसको हम लोग आशा अंतरीप कहते हैं, ये केप ऑफ गुड होप का मार्ग है जिससे होकर 1498 ईस्वी में वास्को द गामा का भारत के कालीकट तट पर, आप यहाँ पर देख रहे हैं कालीकट है, क्विलोन है, तो कालीकट तट पर आगमन हुआ था। इसी संदर्भ में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से इनका आगमन हुआ था और किस तरीके से जो है सो इस तरीके से भारत के साथ पश्चिमी दुनिया का संपर्क बढ़ा और किस किस तरीके से इसका प्रभाव हुआ था। तो पुर्तगालियों के भारत आगमन के जो क्रम की बात है, तो सबसे पहले इसमें यह माना जाता है कि 1498 में जो पुर्तगाली का, यानी कि जब वास्को डिगामा का भारत के कालीकट तट पर आगमन हुआ था, तो इस केरल के कालीकट तट पर जब आगमन हुआ था, यहाँ का एक वंशानुगत शासक होता था जो अपनी एक वंशानुगत टाइटल धारण करते थे, जिसका नाम था जमोरिन। जमोरिन ने इनका स्वागत किया था, जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। और लेकिन यहीं पर एक अरब लोग भी रहते थे जिनका व्यापारिक संपर्क भारत से था। तो अरब लोगों ने इनका विरोध किया था। अरब लोगों की जो रहने वाले व्यापारी थे, अरब लोगों ने पुर्तगालियों का विरोध किया था। ठीक है, तो यहीं से आप देख रहे हैं कि इनके आगमन के साथ ही इनका विरोध होना शुरू हो जाता है। लेकिन कालीकट तट पर जो पुर्तगाली यहाँ पर आते हैं, इसमें एक कहानी यह है
कि जो वास्को डी गामा पुर्तगाल से होते हुए भारत आया था, तो इसमें समुद्री यात्रा के क्रम में इसने एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता ली थी। अब्दुल मजीद की सहायता ली थी। ऐसा माना जाता है कि अब्दुल मजीद का पीछा करते हुए यह भारत आया था। तो कभी-कभी ये पूछता है प्रश्न कि कालीकट तट पर पहुंचा तो किसने उसका स्वागत किया? तो जमोरिन जो वहां का शासक था वो किसने उसका विरोध किया? तो वहां जो अरब व्यापारी पहले से बसे हुए थे उन्होंने इसका विरोध किया। और किसके व्यापारिक जहाज का पीछा करते हुए वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे? तो अब्दुल मजीद के व्यापारिक जहाज का पीछा करते हुए पहुंचे थे। जाहिर सी बात है कि 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा का भारत आगमन होता है और फिर यहाँ से जब यह सामान लेके खासकर जब जाता है भारत से, तो यूरोप में जो यात्रा व्यय में जो भी खर्च हुआ था उसको यदि खर्च को काट दिया जाए तो इस व्यापार में लगभग 60 गुना लाभ हुआ था। 60 गुना लाभ हुआ था, यानी कि भारत आने जाने के क्रम में जो वास्को डी गामा का खर्च हुआ था उस खर्च को काटने के बाद वो भारत से जो वस्तु ले गया था, खासकर जो मसाला अन्य चीजें होती थी, उससे उसको यूरोप में 60 गुने मूल्य पर बेचा था। आप अंदाज लगा सकते हैं कि यह कितना लाभदायक व्यापार था और इस लाभदायक व्यापार को एक बार जब पुर्तगाली समझ जाएंगे तो फिर इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो अब सबसे पहले प्रश्न उत्पन्न यही होता है कि वह कौन सी पृष्ठभूमि थी जिसने पुर्तगालियों को भारत आने के लिए प्रेरित किया था। तो हम उसी पृष्ठभूमि पर चल रहे हैं कि सबसे पहले वो कौन सी पृष्ठभूमि थी। एक एक करके कॉन्सेप्चुअल एरिया आएगा इसमें और आपको वो कॉन्सेप्चुअल एरिया समझना है कि किस तरीके से इन्होंने आगमन हुआ था। तो सबसे पहले क्या है कि जिस समय पुर्तगाली का भारत आगमन हुआ था, तो उस समय यूरोप का आर्थिक जीवन जो है वो परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था। यूरोप का आर्थिक जीवन परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था और परिवर्तनों के दौर से क्या गुजर रहा था? तो सबसे पहले क्या था कि इस आर्थिक जीवन में जो परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही थी, वह यह थी कि इस समय यूरोप में क्या हो रहा था कि कृषि का बड़े पैमाने पर विकास हो रहा था। कृषि का बड़े पैमाने पर विकास हो रहा था और इस कृषि के बड़े पैमाने पर विकास होने के कारण क्या हो रहा था कि कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा था। तो कृषि का विकास हो रहा था क्यों? क्योंकि जो दलदल भूमि थी, जो चारा भूमि थी, इसको याद रखेंगे कि खासकर जो दलदल भूमि थी, जो चारागाह भूमि थी, उन सभी को एग्री लैंड में बदला जा रहा था और इस एग्री लैंड में बदलकर यहाँ पर क्या हो रहा था कि फसल चक्र प्रणाली के माध्यम से यहाँ पर कृषि शुरू हो गई थी। तो इस बढ़ते हुए कृषि ने यूरोप में क्या किया था कि व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया था। व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देना शुरू किया था। व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देना शुरू किया था। तो दूसरा कारण ये था कि यहाँ की जो आर्थिक दशा बदल रही थी कि बड़े पैमाने पर कृषि में परिवर्तन हो रहा था और यहाँ पर देखिएगा एक जो मैंने चारागाह भूमि को भी कृषि क्षेत्र में बदला जा रहा था, इसका क्या प्रभाव होगा वो आप देखेंगे। और फिर व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिलना शुरू हो गया था इसके कारण। तीसरा कारण क्या था कि चूंकि चारागाह भूमि सब भी तो क्या था कि अधिक बदला जा रहा था। तो तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि रोमन साम्राज्य के समय से ही, रोमन साम्राज्य अर्थात 5वीं 6ठी शताब्दी से, रोमन साम्राज्य के समय से ही भारतीय वस्तुओं की मांग यूरोप में काफी अधिक थी। तो रोमन साम्राज्य के समय से खासकर चीन का जो रेशम था इसकी काफी मांग थी यूरोप में और दूसरा जो भारतीय मसाला होता था इसकी काफी मांग थी रोमन साम्राज्य के समय से। और ये जो उस समय से डिमांड उसकी शुरू हुई थी तो यह मांग उसकी बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि इस समय क्या होता है कि कृषि का विकास होता है, व्यापार वाणिज्य का विकास होता है। तो चौथा इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि यूरोप की जनसंख्या भी इस समय बढ़नी शुरू होती है और यूरोप की जनसंख्या बढ़ती है जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो पूर्वी देशों के उत्पाद थे जैसे चीन का रेशम था, भारत का मसाला था, इन चीजों की डिमांड वहां पर और अधिक बढ़ती है। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या था कि चूंकि यूरोप में क्या था कि चारागाह भूमि कम हो रही थी, चूंकि कृषि क्षेत्र में बदला जा रहा था, तो शीत ऋतु में वहां पर क्या हो रहा था कि शीत ऋतु में पशुओं की अधिक
पशुओं को अधिक मारा जाने लगा था। क्योंकि मांसाहार प्रदेश भी है तो पशुओं को अधिक मारा जाने लगा था। और जाहिर सी बात है कि इस शीत ऋतु में यूरोपीय देश में मांस की डिमांड बढ़ती भी है, क्योंकि भोज्य पदार्थ के रूप में बड़े पैमाने पर यूज करते हैं। लेकिन मांस को लंबे समय तक बचा कर रखने के लिए क्या था कि इसमें मसाला लगाकर यदि रखा जाए तो फिर ये लंबे समय तक इसको आप शीत भंडारण करके रख सकते हैं। तो चूंकि शीत प्रदेश में रहते थे ये लोग और मांस का वहां पर अधिक प्रयोग होता है, चारागाह भूमि कम हो रही थी तो पशुओं की हत्या अधिक की जा रही थी। और फिर मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या था कि भारतीय मसाला जो था, सुगंधित मसाला पदार्थ, उसकी आवश्यकता और अधिक बढ़ गई थी। तो इस समय तक, जिस समय 13वीं 15वीं 16वीं शताब्दी की ये जो बात है, 1498 में आए, अर्थात जो 15वीं शताब्दी का यूरोप है, इस समय यूरोप में भारतीय मसाला की काफी मांग बढ़ रही थी। और मांग जो बढ़ रही थी इसकी आपूर्ति भी हो रही थी। लेकिन इस समय क्या होता है, अगला पॉइंट जो आपको छठे पॉइंट में याद रखना है, तो सबसे बड़ा परिवर्तन होता है कि 15वीं शताब्दी में तुर्की का जो एरिया है, ये तुर्की प्रायद्वीप हो जाएगा। आप इसको मैप के सहारे ही समझे। तो 15वीं शताब्दी में यहाँ पर क्या होता है, ऑटोमन तुर्कों की सत्ता का उदय होता है। इनको हम लोग ऑटोमन तुर्क कहते हैं, या इसी ऑटोमन तुर्क को उस्मानिया सल्तनत भी कहा जाता है, उस्मानिया सल्तनत। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनका उदय होता है, उस्मानिया सल्तनत का, ऑटोमन तुर्क का। और जब ऑटोमन तुर्क का उदय होता है तो इससे पहले जो भारत का यूरोपीय देशों के साथ व्यापार चलता था, वह बेसिकली एक स्थलीय मार्ग से होता था, जो भारत से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक होते हुए तुर्की पहुंचता था। और तुर्की से होते हुए फिर ये पूर्वी रोमन साम्राज्य अर्थात बैजेंटाइनियम साम्राज्य होते हुए, इटली होते हुए ये पश्चिमी यूरोप को पहुंचता था। और कुछ जो भारतीय उत्पाद होता था वो क्या होता था कि फारस की खाड़ी से होते हुए जाता था, कुछ जो है सो यहाँ पर लाल सागर से होते हुए पहुंचता था। और फिर स्थलीय व्यापार होते हुए यहाँ पर क्या होता था कि यह सामान कुछ जो इटली के दो नगर जेनेवा और वेनिस वासियों के माध्यम से, ये इटली के जेनेवा और वेनिस वासियों के माध्यम से पश्चिम यूरोप को पहुंचता था, स्पेन को पहुंचता था, पुर्तगाल को, उत्तरी यूरोप को पहुंचता था। तो ये दो मार्ग थे जहां से होकर भारतीय उत्पाद और चीनी उत्पाद यूरोप को पहुंचता था। तो एक तो इसमें जहां पर ऑटोमन सल्तनत का उदय हुआ था वहीं से मुख्य मार्ग था, क्योंकि उस समय समुद्री रूट उतना विकसित था नहीं, तो स्थलीय रूट से होकर ही ये व्यापार होता था और भारत का उत्पाद यहाँ से पहुंचता था, चीन का उत्पाद पहुंचता था। लेकिन जब ऑटोमन तुर्क उस्मानिया सल्तनत यहाँ पर उत्पन्न होता है, तो उस्मानिया सल्तनत के द्वारा क्या किया जाता है कि 1453 ईस्वी में ऑटोमन तुर्क यानी कि उस्मानिया सल्तनत के द्वारा यहाँ पर कस्तुतुनिया कस्तुनुतुनिया पर अधिकार कर लिया जाता है। और न केवल कस्तुनुतुनिया पर 1453 में अधिकार कर लिया जाता है ऑटोमन तुर्कों के द्वारा, बल्कि ये जो स्थलीय व्यापारिक मार्ग थे, इस व्यापारिक मार्ग पर पूरी तरीके से तुर्कों का नियंत्रण हो चुका था। हालांकि तुर्क व्यापार के विरोधी नहीं थे, लेकिन अब क्या था कि इनके पूरी तरह से नियंत्रण हो जाने के कारण और कुछ लूट-माट की घटना के कारण यह व्यापारिक मार्ग अब सुरक्षित नहीं रह गया था। तो ऐसे स्थिति में जब आप देख रहे हैं कि यूरोप में भारतीय वस्तु खासकर मसाला और अन्य चीजों की डिमांड बढ़ रही है, ठीक उसी समय क्या होता है कि ये जो स्थलीय व्यापारिक मार्ग थे, इसको तुर्कों के ऑटोमन तुर्क सत्ता के उदय, उस्मानिया सल्तनत के उदय के कारण क्या होता है कि यह व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और फिर इसको मांग जितनी थी वो पूरी हो नहीं पाती है। तो जाहिर सी बात है कि जब अब आपको भारतीय मसाला चाहिए, चीन का रेशम चाहिए, तो यदि स्थलीय मार्ग से पूरा नहीं होगा, तो फिर आपको क्या करना होगा कि आपको वैकल्पिक मार्ग ढूंढने होंगे। यही वो पृष्ठभूमि थी जब ऑटोमन तुर्कों ने 1453 ईस्वी में यहाँ पर कब्जा कर लिया था। तो फिर यूरोपीय कंट्री जो है इस ओर मुड़े और फिर नए नए समुद्री मार्ग की खोज हुई और उसी का परिणाम था कि जिस बार के बारे में मैंने आपको बताया कि इसी कोप ऑफ गुड होप मार्ग का अनुसरण करते हुए आशा अंतरिक्ष मार्ग का, क्योंकि ये पहले खतरों से भरा होता था, यहाँ पर जहाज डूब जाते थे, एक साहसिक और दुस्साहसी कार्य होता था उस समय समुद्री अन्वेषण के लिए निकलना।
और फिर 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर इनका आगमन हो जाता है। अब सबसे पहला प्रश्न तो यही उत्पन्न होता है कि यदि यूरोपीय देशों में इनकी डिमांड, भारतीय उत्पादों की डिमांड अधिक थी, तो आखिर पुर्तगाली और स्पेन वासी ही इस ओर सबसे पहले कदम क्यों उठाए? अन्य जो पूर्वी यूरोप के देश थे, इन लोगों ने कदम क्यों नहीं उठाया? तो सबसे पहले इसका कारण हो जाएगा कि पुर्तगाली या स्पेन वासी ने ही, हालांकि स्पेन तो भारत की ओर आया नहीं, लेकिन पुर्तगाली ने ही सबसे पहले इस ओर कदम क्यों उठाया? उसका सबसे पहला कारण यह था कि चूंकि तुर्कों ने तो ये व्यापारिक मार्ग यहाँ पर अवरुद्ध कर ही दिया था, और कुछ जो यहाँ पर सीरिया, मिस्र से होते हुए जो इटली के व्यापारी ले जाते थे, वेनिस और जनेवा के वासी, तो उसका पहला रीजन यह था कि स्पेन और पुर्तगाल इसमें आगे यह बढ़ा कि उस समय भूमध्य सागरीय व्यापार जो होता था, उस भूमध्य सागरीय व्यापार पर पहला पॉइंट यहाँ पर ये याद रखेंगे कि इटली और स्पेन का आगे बढ़ने का कारण क्या था, क्यों बढ़ा ये? उसका पहला रीजन ये था कि भूमध्य सागरीय व्यापार पर वेनिस और जनेवा वासी का अधिकार था। ये जो इटली के उस समय दो शहर थे, शहर कहेंगे या राज्य कहेंगे, कुछ समय तो इटली का एकीकरण हुआ नहीं था, तो वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों का वर्चस्व था। और इस वेनिस और जनेवा के व्यापारियों के माध्यम से जब यह पश्चिमी यूरोप पहुंचता था, उत्तरी यूरोप पहुंचता था, तो यह सामान काफी महंगा हो जाता था। तो एक कारण यही था कि इस भूमध्य सागरीय व्यापार पर जो वेनिस और जनेवा वासियों का एकाधिकार था, इस एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे, इस एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। पहला कारण तो यही था, क्योंकि काफी महंगा इनको मिलता था। दूसरा इसका कारण यह था कि जब तुर्की में यहाँ पर उस्मानिया सल्तनत का उदय हुआ था, तो उस्मानिया सल्तनत के द्वारा क्या किया गया था कि कुछ ही समय के बाद पूरा सीरिया जीत लिया गया, मिस्र को जीत लिया गया, और न केवल सीरिया मिस्र को जीत लिया गया, बल्कि उस्मानिया सल्तनत के द्वारा पूर्वी यूरोप की तरफ भी अपनी सत्ता का विस्तार करना शुरू किया। इन्होंने एक काफी मजबूत नौसेना बना ली थी, और जब पूर्वी यूरोप की आध हम के, तो भूमध्य सागर का जो ये पश्चिमी एरिया है, भूमध्य सागर के पश्चिमी देश है, इन पर के क्षेत्रों पर भी अधिक भाग पर इनका कब्जा हो जाता है। तो पूर्वी यूरोप के देशों के लिए जो था, यह एक तरीके से थ्रेट हो चुका था उस्मानिया सल्तनत का बढ़ता हुआ वर्चस्व। तो पूर्वी यूरोप के देश तो उस्मानिया सल्तनत को इसीलिए चुनौती दे नहीं सकते थे। पूर्वी यूरोप के देश उस्मानिया सल्तनत को चुनौती दे नहीं सकते थे। उस्मानिया सल्तनत, क्योंकि वो खुद उनसे डर रहे थे, और उस्मानिया सल्तनत का विस्तार पूर्वी यूरोप के क्षेत्रों की ओर हो रहा था। तो पूर्वी यूरोप के देशों में उस्मानिया सल्तनत को चुनौती देने की स्थिति में वो लोग नहीं थे, चुनौती देने की स्थिति में नहीं थे। दूसरा कारण। तीसरा कारण यह था कि इस उस्मानिया सल्तनत के उदय के कारण क्या होता है कि जब मिस्र और सीरिया पर उस्मानिया सल्तनत का कब्जा हो जाता है, तो वेनिस और जनेवा वासी का भी इससे व्यापार में दिक्कतें होने लगती है। लेकिन तीसरा कारण यह भी था स्पेन और पुर्तगाल का कि उस्मानिया सल्तनत को चुनौती देना वेनिस और जनेवा जैसे छोटे छोटे राज्यों के लिए संभव नहीं था। ये ध्यान में रखेंगे। और खासकर वेनिस ने तो कुछ समय के बाद शीघ्र तुर्कों से समझौता कर लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि यदि वो उनसे लड़ नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया, वेनिस वासियों ने तुर्कों से समझौता कर लिया और अपने व्यापार को बनाए रखने का प्रयास किया था। तो जो वेनिस और जनेवा जैसे छोटे छोटे राज्य थे, ये भी इनसे संभव नहीं था। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि एक तो पुर्तगाल और स्पेन को सामान काफी महंगा मिलता था, पूर्वी यूरोप में ऑटोमन तुर्क की सत्ता का प्रचार हो रहा था, शक्तिशाली नौसेना बना लिया था, पश्चिमी यूरोप जो भूमध्य सागरीय सीमा, उनके देशों पर उनका प्रभाव हो चुका था। वेनिस और जनेवा जैसे छोटे छोटे राज्यों से ये संभव नहीं था, और वेनिस ने तो बाद में डरकर ऑटोमन तुर्कों से समझौता कर भी लिया था। अब चौथा पॉइंट इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो स्पेन और पुर्तगाल ने तरफ कदम बढ़ाया, इसमें पैसे से और मानव संसाधन से उत्तरी यूरोप के देशों ने इनकी सहायता की। पैसे और मानव संसाधन से
उत्तरी यूरोप के देशों ने इनकी सहायता की, अर्थात जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इन देशों ने इनकी सहायता की थी, पैसे और तकनीकी ज्ञान विद्या सब से इन लोगों ने इसकी सहायता की थी। और जब ये इनको सहायता मिल गया, इसके बाद क्या होता है कि स्पेन और पुर्तगाल के द्वारा समुद्री खोज और अनुसंधान पर बल दिया जाता है। एशिया और अफ्रीका के बीच नए-नए समुद्री मार्गों की खोज पर बल दिया जाता है। तो जब एशिया और अफ्रीका के बीच नए-नए समुद्री मार्गों की खोज पर बल दिया जाता है, इसके तहत सबसे पहले क्या होता है कि जब एशिया और अफ्रीका के नए-नए समुद्री मार्गों की खोज पर बल दिया जाता है, तो 1418 ईस्वी में सबसे पहले देखेंगे 1418 ईस्वी में पुर्तगाल के एक शासक हैं जिनका नाम है प्रिंस हेनरी। इनको नौसैनिक प्रिंस हेनरी क्या था कि नौसेना के क्षेत्र में इसकी काफी रुचि थी और इसका नाम हेनरी द नेविगेटर भी था। तो प्रिंस हेनरी ने क्या किया, यह निश्चय कर लिया कि वह प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष 2 अभियान भेजेगा, प्रत्येक वर्ष 2 अभियान भेजेगा भारत और अफ्रीकी देशों के बीच व्यापारिक मार्ग खोजने के लिए। और भारत और अफ्रीकी देशों के बीच 2 अभियान प्रत्येक वर्ष भेजेगा व्यापारिक मार्गों की खोजने के लिए। इसका इनका 2 स्पष्ट उद्देश्य था प्रिंस हेनरी द नेविगेटर का। पहला उद्देश्य इसमें क्या था? तो पहला उद्देश्य यही था कि अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदी को समाप्त करना, अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदी को समाप्त करना। तो इनके व्यापारिक प्रतिद्वंदी बेसिकली कौन थे इस समय? तो अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदी जो खासकर अभी तो ऑटोमन तुर्क से इनको चुनौती नहीं उतनी मिल रही थी, बाद में मिलेगा। इस समय इनके व्यापारिक प्रतिद्वंदी अरब सागर में और अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्रों में जो थे वो अरब थे। और दूसरा इनका व्यापारिक प्रतिद्वंदी जो था वो वेनिस वासी था, वेनिस वासी, क्योंकि वेनिस वासी ने पहले भी आपने देखा है कि उनको और तुर्कों के साथ उन्होंने संधि समझौता कर लिया था। तो अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदी को हटाना, और दूसरा इस अभियानों का उद्देश्य यह भी था, ये मानते थे कि ये एशिया और अफ्रीका के विधर्मियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना। एशिया और अफ्रीका के विधर्मियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना अपना ये नैतिक कर्तव्य मानते थे। धर्म में परिवर्तित करना अपना ये नैतिक कर्तव्य मानते थे। इन 2 उद्देश्यों से प्रिंस हेनरी द नेविगेटर जो पुर्तगाल का शासक था, 1418 से 2 अभियान पर प्रत्येक वर्ष भेजना शुरू किया। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के अभियानों का समर्थन पोप के द्वारा भी किया जाता है। 1453 ईस्वी में जिस वर्ष ऑटोमन तुर्कों के द्वारा कस्तनतुनिया पर कब्जा कर लिया जाता है और कस्तनतुनिया का पतन हो जाता है, उस वर्ष पोप के द्वारा भी एक धर्मादेश जारी कर पोप के द्वारा एक धर्मादेश जारी कर हेनरी के नीति का समर्थन किया गया। एक तरीके से धर्मादेश जारी कर जो है सो हेनरी के नीति का समर्थन किया, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने इस को बढ़ावा दिया। तीसरा पॉइंट इसका परिणाम यह हुआ कि 1488 ईस्वी में बार्थेल्यूमा डेयाज के द्वारा ये जो आपने अभी देखा है कोप ऑफ गुड होप का मार्ग खोजा गया। और इसी कोप ऑफ गुड होप मार्ग के खोजने के बाद जो अगला पॉइंट आपको याद रखना वो यह है कि 1498 ईस्वी में वास्को द गामा का भारत आगमन होता है केरल के कालिकट तट पर। तो ये जो 1498 की घटना भारत और यूरोप के बीच घटी थी, जिसको पश्चिम और पूर्वी संसार के बीच जिसने पूरी तरीके से आर्थिक और खासकर आर्थिक संबंधों को बदल कर रख दिया था, उसके पीछे की यही पृष्ठभूमि थी जो मैंने आपको बताया। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि ये जो प्रिंस हेनरी नेविगेटर ने ये किया, पोप का आदेश है, फिर 1488 है और 1498 का। अब प्रश्न यहाँ से
यह उत्पन्न होता है कि चूंकि मैंने पहले भी बताया कि ये जो समुद्री मार्ग से उस समय यात्रा करना होता था, आप देख रहे हैं कि ये जो केप ऑफ गुड होप का मार्ग है, ये खतरों से भरा होता था। खतरों से भरा था क्योंकि जहाज के डूब जाने की समस्या रहती थी, जलदस्युओं का उस समय आतंक, जल डकैतों का आतंक होता था। तो समुद्र से यात्रा करना ये बड़ा ही उस समय दुस्साहसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति ही कर सकते थे, क्योंकि इसमें इनके जान जाने की खतरा रहती थी। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखते हैं कि पुर्तगाली लोग बिल्कुल अटलांटिक होते हुए, अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों से होते हुए और केप ऑफ गुड होप का मार्ग खोजते हुए ये सीधे भारत आ जाते हैं। जाहिर-सी बात है कि पुर्तगालियों को या यूरोप वासियों को, क्योंकि पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद भारत में डच आएँगे, डच के बाद फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीस, डेनिश सभी लोग आते हैं। जाहिर-सी बात है कि जो यूरोपीय लोगों को अब यहाँ से एक प्रश्न मिलता है कि यूरोपीय लोगों को इस तरीके का जो दुस्साहसिक कार्य है, दुस्साहसिक कार्य ही कहेंगे इसको, क्योंकि इससे पहले ही मैंने बताया कि इसमें समुद्री यात्रा में जान का खतरा था, जल डकैतों के द्वारा लूट लिए जाने का खतरा था। तो इस तरीके के दुस्साहसिक और उद्यमशील कार्य करने की प्रेरणा इनको कैसे मिली? भारतीय लोग इस तरफ कदम क्यों नहीं उठा पाए? तो अब जब हम इस पृष्ठभूमि में जाएँगे कि इनको इस तरीके के उद्यमशीलता और दुस्साहसिक कार्य करने की प्रेरणा क्यों मिली? तो हमें इसके लिए जाना होगा यूरोप के लगभग 11वीं सदी से लेके जो 15वीं सदी के यूरोप में परिवर्तन हो रहे थे, उन परिवर्तनों को देखना होगा। 11वीं सदी से लेके 15वीं सदी, ये 4 सदी का जो यूरोप है, वो परिवर्तनों का दौर है। तो इन परिवर्तनों के दौर में यूरोप में क्या होता है कि सबसे पहले यूरोप में सामंतवाद का पतन होता है। सामंतवाद का पतन, ये एक भूमि आधारित व्यवस्था थी, जो एक तरीके से रोमन साम्राज्य के, बाज़ेंटाइनियन साम्राज्य के पतन के साथ शुरू होता है और पूरे मध्यकाल में यूरोप पर छाया रहता है। कहीं इसका प्रभाव कम, कहीं अधिक, लेकिन पूरे सामंतवाद का प्रभाव, और इसलिए लगभग 12वीं-13वीं जब तक सामंतवाद की स्थिति बनी रहती है, यूरोप का वो युग अंधकार युग के रूप में भी जाना जाता है, डार्क एज के रूप में जाना जाता है। लेकिन सामंतवाद के पतन से यूरोप में नई सूर्य के उदय का मार्ग प्रशस्त होता है। फिर धीरे-धीरे यूरोप में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि व्यापार कृषि का प्रचलन होना शुरू हुआ था, क्योंकि वैज्ञानिक तकनीकी पर वहाँ पर खेती की जा रही थी। और वैज्ञानिक तकनीकी पर खेती के प्रचलन होने से क्या हुआ था कि धीरे-धीरे यूरोप के नगरों में फिर से एक बार व्यापार वाणिज्य का विकास होना शुरू हो चुका था। व्यापार वाणिज्य का विकास होना शुरू हो चुका था। न केवल व्यापार वाणिज्य का विकास हो रहा था, बल्कि इस व्यापार वाणिज्य के मार्ग में जो चीज़ें आगे आ रही थी, वह भी धीरे-धीरे सुधर रही थी। तो यूरोप में इस समय क्या होता है, एक धर्म सुधार आंदोलन भी होता है। कैथोलिक चर्च के अंतर्गत जो बुराइयाँ आ गई थी, उसको सुधार करने के लिए धर्म सुधार आंदोलन भी होता है। कहते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन से पहले यूरोप को क्रिसेंडम कहा जाता था। धर्म सुधार आंदोलन से पहले यूरोप को क्रिसेंडम कहा जाता था। क्रिसेंडम का अर्थ है कि यूरोप का पूरा जो जीवन था, वो धर्म केंद्रित, धर्म प्रेरित और धर्म नियंत्रित था, और धर्म से बाहर सोचने की कोई गुंजाइश थी नहीं। तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा क्या किया जाता है कि कैथोलिक चर्च की बुराइयों को लोगों के सामने लाया जाता है, क्योंकि कैथोलिक चर्च भी समुद्र यात्रा वर्जित करता था। दूसरा, उसके पास इतना धन संचय हो चुका था कि उसका उत्पादक कार्यों में यूज नहीं हो रहा था, जबकि व्यापारियों को उस पर नजर थी, शासक को भी अपनी सत्ता मजबूत बनाना था, उस पर नजर थी, और सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक जीवन में भी चर्च का काफी हस्तक्षेप था। तो राजा भी चाहते थे, व्यापारी भी चाहते थे कि धर्म के क्षेत्र में जो व्याप्त बुराइयां हैं वो दूर हो। तो धर्म सुधार आंदोलन होता है। धर्म सुधार आंदोलन के बाद जिसने यूरोप वासियों में इस तरीके से दुस्साहसिक उद्यमशीलता की चीजें पैदा की, वह था पुनर्जागरण। पुनर्जागरण जो 13वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच हुआ था, इस पुनर्जागरण ने क्या किया, यूरोप में स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा दिया, और न केवल स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा दिया, बल्कि इसने अनुसंधान को भी प्रोत्साहन दिया था। स्वतंत्र चिंतन और अनुसंधान को बढ़ावा दिया, और फिर आगे चलकर इस सब का परिणाम हुआ सामंतवाद के पतन का, व्यापार वाणिज्य के पतन का, धर्म सुधार आंदोलन की सफलता का, पुनर्जागरण की सफलता का, उसके प्रभावों का।
कि यूरोप में धीरे-धीरे फिर से एक बार राष्ट्रीय राज्यों का उदय होना शुरू हो चुका था। और जब राष्ट्रीय राज्यों का उदय होना शुरू हुआ, जैसे प्रिंस हेनरी है, इसमें कई सारे शासक आते हैं, जिन्होंने राज्य की शक्ति को मजबूत करने का प्रयास किया। इन तमाम यूरोप में जो ये ऐतिहासिक घटनाएँ घटी थी, इन तमाम घटनाओं के घटने के कारण क्या था, यूरोप लगभग आधुनिकता के दहलीज पर आ चुका था और यही वो चीजें थी जिसने यूरोप वासियों में, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे स्पेन के हो, चाहे डच के हो, चाहे ब्रिटिश हो, उन सब में एक उद्यमशीलता की भावना, एक दुस्साहसिक कार्य करने की भावना पैदा कर दिया था। और पुर्तगाली जब आए, स्पेन ने जब इस तरफ कदम बढ़ाया, तो धीरे धीरे जो पश्चिमी और उत्तरी यूरोप के देश थे वो भी, क्योंकि यदि मान लीजिए वेनिस और जेनेवा वासियों के माध्यम से भारतीय और चीनी उत्पाद जाते जाते स्पेन और पुर्तगाल तक महंगा हो जाता था, जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन और अन्य कंट्री तक जाते जाते वो और महंगा हो जाएगा। तो धीरे धीरे इस लाभदायक व्यापार में क्या हुआ कि ब्रिटेन, डच सब ने भी हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया और इस तरीके से एक के बाद एक इन लोगों का आगमन होना शुरू हुआ। तो अभी तक आपने इस सेक्शन में क्या-क्या जाना है, एक बार इसको समराइज कर देते हैं ताकि आप समझ। सबसे पहले यही कि किस पृष्ठभूमि में पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ था, वो मैंने आपको बताया। दूसरा, इस सेक्शन में आपने जाना आखिर स्पेन और पुर्तगालवासी ही इस तरफ आगे क्यों आए, अन्य यूरोपीय कंट्री क्यों ना आए, उसका कारण बताया। और तीसरा पॉइंट ये भी अभी बताया कि आखिर स्पेन और पुर्तगालवासी और कुल मिलाकर यूरोप वासियों में इस तरीके जो समुद्री मार्ग खोजने की प्रवृत्ति, तो साहसिक कार्य, उद्यमशीलता का कार्य करने की प्रवृत्ति, प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि उस समय समुद्री यात्रा खतरों से भरा हुआ होता था। जल डकैत उन्हें लूट लिया करते थे, मार दिया करते थे। फिर जहाज के डूब जाने की, जहाज के भटक जाने की समस्या रहती थी। फिर भी इस तरफ इन लोगों ने कदम बढ़ाया। उसका कारण यही था, 11वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी में यूरोप में जो कई परिवर्तन हुए थे, उन सभी परिवर्तनों ने यूरोप वासियों के मानसिकता को, उनके क्षितिज को विस्तृत कर दिया था। स्वतंत्र चिंतन और अनुसंधान को बढ़ावा मिला था और उसके कारण उनमें इस तरीके के दुस्साहसिक और उद्यमशील कार्य करने की प्रेरणा मिली थी। संभव है कि हम लोग इसी क्षेत्र में पीछे रह गए थे, जो 11वीं से 15वीं शताब्दी में जिस तरीके का यूरोप में परिवर्तन हुआ, उस तरीके के भारत और अफ्रीकी देशों में परिवर्तन नहीं हो पाए। और यही दोनों सभ्यताओं के बीच का अंतर था, जिसने अफ्रीका और एशिया में यूरोपीय साम्राज्य के विस्तार में सहायक साबित हुआ। अब आप इस सेक्शन में हम आपको लिए चलते हैं कि जब ये पुर्तगाली आए, तो पुर्तगालियों के द्वारा हिंद महासागर के व्यापारिक क्षेत्र पर एकाधिकार करने के लिए क्या-क्या प्रयास किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हिंद महासागर के क्षेत्र पर सबसे पहला, अब अगला सेक्शन, कि हिंद महासागर के व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए क्या करता है, एकाधिकार के प्रयास। और इस एकाधिकार के प्रयास के तहत वो क्या-क्या करते हैं और किस तरीके से पुर्तगाली के द्वारा कदम बढ़ाया जाता है, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे। तो इस दिशा में सबसे पहली घटना घटित होती है एक 1509 ईस्वी में। 1509 ईस्वी में क्या होता है कि पुर्तगाल के द्वारा मिस्र, यानी कि यहाँ पर जो मिस्र है, ये मिस्र का एरिया हो जाएगा। पुर्तगाल के द्वारा, शक्ति के द्वारा मिस्र और प्लस गुजरात के शासक, यानी कि अब यहाँ से आप सबसे पहले आगे भी आपको बताएंगे कि जब पुर्तगाल आए, तो मैंने उसी समय बताया था कि वास्को डी गामा जब कालीकट के तट पर पहुंचा था, तो वहां पर अरबों ने उसका विरोध किया था। तो 1509 में एक घटना घटित होती है कि मिस्र और गुजरात की सम्मिलित शक्ति को अरब सागर में, यानी नौसैनिक युद्ध में सम्मिलित शक्ति को पुर्तगाली द्वारा पराजित किया जाता है। सम्मिलित शक्ति को पराजित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुर्तगाली के द्वारा पराजित किया जाता है। ये जो 1509 की घटना थी, संयुक्त बेरे को पराजित किया, इसका लाभ यह हुआ कि पुर्तगालियों को ये जो फारस की खाड़ी है, इस फारस की खाड़ी की ओर अपना विस्तार करने का अवसर मिल गया। फारस की खाड़ी की ओर विस्तार करने का, और न केवल फारस बल्कि
मिस्र से लगे हुए इस लाल सागर की ओर भी अपना विस्तार करने का अवसर मिल गया, क्योंकि उस समय ये जो मिस्र होता था उस्मानिया सल्तनत का दिन, ये पूरा एरिया ही उस समय एक तरीके से कहेंगे जो ऑटोमन तुर्क थे उस्मानिया सल्तनत के अधीन होता था। मैंने पहले ही बताया, तो उस्मानिया सल्तनत को फारस की खाड़ी पराजित किया हिंद महासागर के में उनके जलबेरे को, तो उनसे लगे हुए लाल सागर के क्षेत्र और फारस की खाड़ी की ओर भी पुर्तगालियों को विस्तार करने का अवसर मौका मिल गया। एक दूसरा, इस समय क्या होता है कि पुर्तगालियों के द्वारा अलबुकर्क, सभी को पता होगा, अलबुकर्क को पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाता है। और अलबुकर्क के द्वारा क्या किया जाता है कि एशिया और अफ्रीका में सामरिक महत्व के स्थानों पर, एशिया और अफ्रीका में सामरिक महत्व के स्थानों पर किले का निर्माण किया जाता है। सामरिक महत्व कहने का अर्थ हुआ कि ऐसे क्षेत्र जो राजनीतिक और सैनिक, तो खासकर सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे, सामरिक महत्व के स्थान पर किले बनाना वो शुरू करता है। और उस समय जो किला होता था एक तरीके से वो बंद एरिया होता था, जिसमें जो पुर्तगाली रहते थे, उनके व्यापारी रहते थे, उनके सामान, एक तरीके का ये गोडाउन होता था जिसमें तमाम प्रकार की सुविधाएं होती थी। तीसरा, पुर्तगालियों ने क्या किया कि इस क्षेत्र पर, ये जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, इस पर नियंत्रण करने के लिए इसने एक शक्तिशाली नौसेना पर भी बल दिया। शक्तिशाली क्योंकि इस जल क्षेत्र में रहने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना तो चाहिए, और आगे हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश ने इनको अपनी नौसेना के बल पर ही हिंद महासागर से विस्थापित किया था, यहाँ से हटा दिया था। फिर चौथी घटना जो पुर्तगालियों के द्वारा की जाती है वो है 1510 ईस्वी की घटना। और 1510 ईस्वी में क्या किया जाता है कि पुर्तगालियों के द्वारा बीजापुर के सुल्तान से, ये बीजापुर अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहमनी के विघटन से बीजापुर के सुल्तान से गोवा प्राप्त कर लेता है, छीन लेता है एक तरीके से। बीजापुर के सुल्तान से क्या करता है, भारत के पश्चिम तट पर अवस्थित गोवा बंदरगाह एक तरीके से छीन लेता है। अब इस गोवा जो मान लीजिए यहाँ है आज के दौर में और उस समय भी, तो गोवा की जो विजय थी पुर्तगालियों की, एक महत्वपूर्ण सामरिक विजय मानी जाती है, क्योंकि गोवा की विजय से न केवल व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला, बल्कि इस विजय का सामरिक महत्व भी था। सामरिक महत्व क्या था, इस गोवा से विजय से यहाँ पर अपना पहुंच बनाकर ये पहला पॉइंट तो यही कर गए कि केरल के मालाबार तट पर ये नजर रखने लगे, केरल के मालाबार तट पर नजर रखने लगे, और मालाबार तट पर नजर रखने लगे इसलिए मालाबार तट पर नजर रखने लगे और रख सकते थे, रखने लगे। और मालाबार तट पर नजर इसलिए रखने लगे क्योंकि यहाँ के जो अरब व्यापारी थे ये पुर्तगालियों का विरोध करते थे। गोवा की विजय से इनको सफलता मिली। गोवा की विजय से ये जो गुजरात और महाराष्ट्र का कोंकण तट है ये भी महत्वपूर्ण था, तो यहाँ से ये कोंकण तट पर भी नजर रखने लगे। कोंकण तट जो व्यापार और सामरिक महत्व से था उस पर भी नजर रखने लगे। साथ ही गोवा से जो गुजरात का तटीय प्रदेश है, जिनसे गुजरात के शासक से इनकी अनबन होती थी, तो गुजरात पर भी इनको नजर रखने का अवसर मिल गया, गुजरात पर नजर रखने का अवसर मिल गया। और साथ ही यहाँ पर इन्होंने एक सामरिक किलेबंदी बना ली और ये तीन इनको फायदा हुआ। तो 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान के साथ जो इन्होंने गोवा छीन लिया था वो इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, जो आपको इस 3 पॉइंट के सहारे मैंने बताया था। आगे चलकर ये लोग क्या करते हैं, 5वां पॉइंट याद रखेंगे कि इन क्षेत्रों पर, हिंद महासागर के क्षेत्रों पर अधिकार रखने के लिए और पुर्तगालियों के द्वारा कहां-कहां पर केंद्र अपना बसाया जाता है, किलेबंदी बस्ती कहां-कहां बजाई जाती है, वो आप ध्यान से देखेंगे। भारत में एक महत्वपूर्ण एरिया तो अभी तक मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर इन्होंने गोवा में अपना एक एरिया बना लिया, यहाँ किला। श्रीलंका के कोलंबो में भी इन्होंने इसको जीत लिया, कोलंबो को, और यहाँ पर एक अपना किलेबंद एरिया बसा लिया। दूसरा, हिंद महासागर और प्रशांत के प्रवेश द्वार, यहाँ पर मलक्का जल संधि के, मलक्का के मुहाने पर अपना एक किलाबंद एरिया बना लिया, मलक्का के मुहाने पर बना लिया। तो पूरी तरीके से, और मलक्का जो है इसका प्रवेश द्वार, आज भी हम लोग जानते हैं कि जो मलक्का जल संधि है वो दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है, यानी प्रशांत हिंद को जोड़ने वाला एक
बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से हॉर्मुज के मुहाने पर जो आज यहाँ पर हार्मुज जल संधि है, इस हार्मुज के मुहाने पर भी इन्होंने एक अपना सैनिक केंद्र और किलेबंद बस्ती बना लिया, जिसको हम लोग कहते हैं एक तरीके से फारस की खाड़ी पर जो प्रवेश द्वार है हॉर्मुज में, या हॉर्मुज में इन्होंने एक किलेबंद बस्ती बना लिया। और न केवल हॉर्मुज में बल्कि यहाँ पर लाल सागर जो है इसके प्रवेश द्वार पर भी इन्होंने क्या किया कि सोकोत्रा द्वीप है, यहाँ पे सोकोत्रा द्वीप के पास इन्होंने अपना एक किला बना लिया। अब आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर गोवा से हॉर्मुज तक, हॉर्मुज से सोकोत्रा, सोकोत्रा से कोलंबो और कोलंबो से यहाँ पर मलक्का। तो इस तरीके से पूरे बंगाल की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर यानी अरब सागर पर पुर्तगालियों ने क्या किया, अपना किलेबंदी कर लिया। और एक तरीके से इस समय इस तरीके से आगे चलकर हिंद महासागर, उत्तरी हिंद महासागर ब्रिटिश झील में तब्दील हो जाता है। ठीक उसी तरीके से इस समय आप देख रहे हैं कि जो हिंद महासागर है वो पुर्तगाली झील में तब्दील हो जाता है। और अगला प्रयास इनके द्वारा एक और किया जाता है, हिंद महासागरीय व्यापार पर अधिकार करने के लिए इनके द्वारा एक नीति अपनाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं कार्टेज आर्मेड काफिला व्यापार। कार्टेज आर्मेड काफिला व्यापार की नीति अपनाते हैं। और फिर इस जल क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी की ये नीति अपनाते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये दोनों भी इनके नीति का अंग था हिंद महासागर पर नियंत्रण करने के लिए। तो कार्टेज आर्मेड काफिला व्यापार में क्या होता था कि इनके जहाज में हथियार बंद दस्ते होते थे, हथियार बंद दस्ते होते थे। और ये जो हथियार बंद दस्ते होते थे ये बेसिकली क्या करते थे, पुर्तगाली जहाज की तो सुरक्षा करते ही थे और अन्य जो भारतीय और अरब जहाज होते थे उनको ये लोग लूट लिया करते थे। या इसकी लूटने की कोशिश इसलिए की जाती थी ताकि जो भारतीय व्यापारी हैं, जो गुजराती व्यापारी होते थे और जो अरब व्यापारी हैं, वो बेसिकली इस यात्रा के क्रम में पुर्तगाली जहाज का प्रयोग करें और उससे उनको टैक्स की प्राप्ति होगी, इसलिए ये लोग इस तरीके की नीति अपनाते थे। लेकिन कालांतर में पुर्तगालियों की शक्ति के पतन का भी ये कारण बनता है कार्टेज आर्मेड काफिला व्यापार, क्योंकि इनकी इस लूटपाट की जो यह नीति थी हिंद महासागर, इसमें बहुत सारे लोग भारतीय असंतुष्ट हो जाते हैं और फिर ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाते हैं। इस तरीके से इस 7-8 उपाय के द्वारा क्या करते हैं, पुर्तगाली हिंद महासागर पर एक तरीके से पूरी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले पूरी तरीके से इस पर अपना कब्जा करने लगे। क्योंकि जो पुर्तगाली और डच थे इनका इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड से भी व्यापारिक संपर्क चलता था, तो मसाला द्वीप उस समय इसको कहा जाता था। इसलिए इन्होंने हॉर्मुज के मुहाने पर भी एक किलेबंद जो प्रवेश द्वार था यहाँ पर एक किलेबंद बस्ती बसा ली थी। अब आप इस सेक्शन में जानिए कि पुर्तगाली शक्ति को हिंद महासागर में चुनौती किनसे मिलती है। इनका जो व्यापार बढ़ रहा था तो अर्लियर समय में पुर्तगाली शक्ति को चुनौती किससे मिलती है, पुर्तगाली शक्ति को चुनौती। तो पुर्तगाली शक्ति को चुनौती जो मिलती है वो किन दो प्रमुख शक्तियों से मिलती है, तो वो आप ध्यान से देखिए। पुर्तगाली शक्ति को एक चुनौती मिलती है उस्मानिया सल्तनत से। उस्मानिया सल्तनत या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोमन तुर्क कहते हैं। तो उस्मानिया सल्तनत या ऑटोमन तुर्क से इनको चुनौती मिलती है और ये बराबर चुनौती, क्योंकि उस समय एक सबसे प्रमुख शासक होते थे। दूसरा, इनको मिस्र के शासक से भी चुनौती मिलती है, मिस्र के शासक से चुनौती मिलती है। और तीसरा जो इनको चुनौती मिलती है वो भारत में जो गुजरात राज्य था, तो गुजरात के शासक से इनको चुनौती मिलती है। ये 3 शासक इनको अर्लियर समय में हिंद महासागरीय व्यापार में चुनौती देते हैं। और इसी क्रम में क्या होता है कि इसी पुर्तगाली शक्ति को चुनौती देने के क्रम में गुजरात के शासक और प्लस उस्मानिया सल्तनत, उस्मानिया सल्तनत कहाँ था, ये जो तुर्की का एरिया है यहाँ पे, गुजरात के शासक और उस्मानिया सल्तनत के बीच जो है दूतों का आदान प्रदान भी हुआ था कई बार। उस्मानिया सल्तनत भी ने अपने दूत यहाँ पर भेजे थे और गुजरात के शासक ने भी दूत भेजे थे। और इस दूतों के आदान प्रदान का नतीजा यह हुआ था कि इन दोनों ने कई बार, इन दोनों ने यानी गुजरात और उस्मानिया सल्तनत दोनों ने मिलकर
कई बार समुद्र में पुर्तगाली जलबेरे को चुनौती देने का प्रयास किया। कई बार समुद्र में पुर्तगाली जलबेरे यानी कि उनके नौसेना को जलबेरे को चुनौती देने का प्रयास किया था, जिसमें उनको कभी सफलता में मिली और कभी आपसी मतभेद हो जाने के कारण उनको सफलता नहीं भी मिली। तो इस नीति के तहत जो मैत्री संबंध था, इस नीति के तहत जो पहली चुनौती दी गई थी तो वह था 1529 ईस्वी में। और 1529 ईस्वी में क्या हुआ था कि उस्मानिया सल्तनत ने 1529 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत के द्वारा अपना एक जलबेरा भेजा गया था गुजरात के शासक के सहयोग के लिए। किसके नेतृत्व में? सुलेमान रईस के नेतृत्व में। सुलेमान रईस के नेतृत्व में एक जलबेरा भेजा गया था गुजरात के शासक के सहयोग के लिए। और इसी जलबेरे में जो उस्मानिया सल्तनत के द्वारा भेजा गया था, एक प्रसिद्ध तोपची था जिसका नाम था रूमी खां। ये हुमायूं के समय का, मुगल काल में आप देख रहे हैं कि 1529 है तो बाबर का समय हो जाएगा, और बाबर का समय हो जाएगा तो जस्ट इसके बाद कौन आ जाएंगे? हुमायूं। तो बाबर के बाद हुमायूं, और हुमायूं के दरबार में, हुमायूं के शासन काल में हमें एक तोपची की जानकारी मिलती है। एक तोपची, तोप चलाने वाला, वो तोपची रूमी खां था, प्रसिद्ध तोपची था। ये जो रूमी खां था, ये सुलेमान रईस के साथ ही युद्ध में भाग लिया था। उस्मानिया सल्तनत का ये तोपची था जो गुजरात के शासक के सहयोग के लिए आया था। तो पहले तो रूमी खां गुजरात के शासक के यहाँ रहता है तोपची के रूप में, और जब हुमायूं के द्वारा गुजरात के शासक को पराजित किया जाता है तो यही रूमी खां हुमायूं के तोपची के रूप में काम करते हैं। तो ये याद रखेंगे क्योंकि वहां पर आपको अचानक लगेगा कि ये रूमी खां तोपची कहाँ से आ गया। तो ये उस्मानिया सल्तनत के तोपची थे जो सुलेमान रईस के साथ जलबेरे में आए थे पुर्तगाली के साथ युद्ध करने के लिए। तो 1529 ईस्वी में जब उस्मानिया सल्तनत ने सुलेमान रईस के नेतृत्व में रूमी खां को भेजा था, तो उस्मानिया सल्तनत और प्लस जो गुजरात राज्य था, गुजरात राज्य के जलबेरे ने 1531 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा एक अभियान किया गया था दमन द्वीप पर। तो पुर्तगालियों के अभियान जो दमन द्वीप पर किए गए थे, इस अभियान को इस संयुक्त जलबेरे ने क्या किया? विफल कर दिया, यानी इनके आक्रमण को विफल कर दिया। तो इसलिए मैंने कहा कि पहली चुनौती इनको जो मिली थी उस्मानिया सल्तनत से ही और गुजरात के शासक से। तो पहला 1929 की घटना ये है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जैसे आपने देखा, मैंने अभी जिक्र किया है, तो दूसरी घटना इस समय क्या होती है, यहाँ पर आप आ जाइए कि चूंकि उत्तर भारत में हुमायूं का शासन काल है और हुमायूं का गुजरात के शासक से बराबर संघर्ष होता है। तो गुजरात का शासक जो बहादुर शाह है इस समय का, गुजरात का शासक क्या करता है कि मुगलों के विरुद्ध पुर्तगालियों का सहयोग लेने का प्रयास करता है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संघर्ष करता है, दमन द्वीप पर इनके आक्रमण को कमजोर कर देता है। लेकिन जब गुजरात का शासक देखता है कि मुगलों का दबाव उसके ऊपर बढ़ रहा है, तो गुजरात के शासक के द्वारा कूटनीति के तहत क्या किया जाता है कि बेसिन द्वीप पुर्तगाली को दे दिया जाता है, और बेसिन द्वीप पुर्तगाली को देकर उनसे सहायता ली जाती है। बेसिन द्वीप पुर्तगाली को देकर उनसे सहायता ली जाती है। लेकिन जैसे ही हुमायूं वापस जाता है तो फिर से एक बार गुजरात का शासक जो है पुर्तगाली को गुजरात से बाहर निकालने का प्रयास करता है। पुर्तगाली को गुजरात से बाहर निकालने का प्रयास करता है। और इसी बाहर निकालने के क्रम में क्या होता है कि एक समुद्री जहाज पर संधि वार्ता चलती रहती है कि किस तरीके से दोनों के बीच का मार्ग निकले। इसी संधि वार्ता के दौरान क्या किया जाता है कि इसे जहाज पर से समुद्र में धकेल दिया जाता है और गुजरात के शासक की मृत्यु हो जाती है। ये लगभग 1536 ईस्वी की घटना है, ये याद रखेंगे। तो गुजरात का शासक जो था, इसकी कहानी यही है कि पहले आप देखते हैं उस्मानिया सल्तनत के साथ जो है सहयोग करते हैं, और फिर 1531 में पुर्तगाली जलबेरे को दमन द्वीप पर जो आक्रमण होता है उसको पराजित करते हैं दोनों मिलकर। लेकिन आगे जब हुमायूं का दबदबा बढ़ता है गुजरात पर,
तो हुमायूं के एगन्स पुर्तगालियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसको बेसिन द्वीप दे देते हैं। लेकिन जैसे ही हुमायूं फिर से उत्तर भारत लौटता है, क्योंकि उसको पूर्व में शेरखां भी परेशान करते रहता है, शेरशाह, तो फिर से वो क्या करता है, गुजरात का शासक पुर्तगालियों को गुजरात से निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पुर्तगाली गुजरात के जो व्यापारी होते थे उनको वो परेशान करते थे। तो उसको निकालने का प्रयास करता है, और इसी निकालने के क्रम में दोनों के बीच संधि वार्ता के लिए चलती है। जहाज पर संधि वार्ता होते रहती है, और उसी संधि वार्ता के दौरान अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाता है, उसको समुद्र में उठाकर फेंक दिया जाता है, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ये लगभग जैसे मैंने कहा कि 1536 ईस्वी के आसपास की घटना है। फिर क्या होता है कि 1538 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत के द्वारा एक और सहायता भेजी जाती है। 1538 में 29 के बाद 1538 में उस्मानिया सल्तनत द्वारा फिर से गुजरात की शासक के लिए सहायता भेजी जाती है। उस्मानिया सल्तनत द्वारा गुजरात के शासक के लिए फिर से सहायता भेजी जाती है, परंतु इस बार क्या होता है कि गुजरात के शासक और उस्मानिया सल्तनत में थोड़ी सी अनबन हो जाती है, क्योंकि उस्मानिया सल्तनत की जो गुजरात में नीति थी वह गुजरात के शासक को पसंद नहीं था, तो दोनों में अनबन हो जाती है। इसलिए यह जो है सो इस चरण में इनको सफलता नहीं मिलती है, ये ध्यान में रखेंगे। फिर 1538 के बाद एक और अभियान भेजा जाता है उस्मानिया सल्तनत के द्वारा। तो 1538 के बाद जो तीसरा अभियान भेजा जाता है वो 1551 में भेजा जाता है, और 1551 में पेरी रईस के नेतृत्व में उस्मानिया सल्तनत के द्वारा एक जलबेरा भेजा जाता है। और पेरी रईस का जो जलबेरा भेजा जाता है, उस समय जो है ना, कालीकट के जमोरिन का भी इनको सहायता मिला था, पेरी रईस को, कालीकट के जमोरिन। इसका अर्थ यह है कि वह जमोरिन जिसने वास्को डिगामा के आने का स्वागत किया था, वह अब आप देख रहे हैं कि उस्मानिया सल्तनत के साथ मिलकर पुर्तगालियों को हटाने का प्लान बना रहे हैं। इसका अर्थ है कि पुर्तगाली की नीति से कालीकट के जमोरिन भी क्या थे, परेशान थे। और पेरी रईस ने इस समय क्या किया था कि जो पुर्तगाली केंद्र थे मस्कट में, पुर्तगाली केंद्र जो मस्कट में था, और पुर्तगाली केंद्र जो औरमुज में था, जो फारस के मुहाने पर आपको दिखाया है, तो मस्कट और औरमुज के पुर्तगाली किले पर ये अधिकार कर लेता है, पुर्तगाली किले पर अधिकार कर लेता है 1551 में उस्मानिया सल्तनत के जलबेरे, जिसका नेतृत्व पेरी रईस कर रहा था। लेकिन इसी समय क्या हुआ कि जब ये जलबेरे को लेकर उधर व्यस्त था, उसी समय पुर्तगालियों ने क्या किया कि एक निर्णायक सफलता भारत में प्राप्त कर ली। और निर्णायक सफलता भारत में प्राप्त क्या कर ली कि दमन के शासक से, पुर्तगालियों ने दमन के शासक से क्या किया कि दीव, जो दीप, दमन दीव जिसको कहते हैं, दीव को छीन कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। तो इसको आप मानचित्र पर देखेंगे, यही आप देखिए कि ये कोप ऑफ गुड होप होता था, आज वहां पर अफ्रीका का केप टाउन शहर है, केप पॉइंट है, केप हैंक्लिप है, केप अग्लुहास है, ये सभी खतरे भरे एरिया होते थे जहां पर जब, और इसी को क्रॉस करते हुए वास्को डी गामा आ गए थे। तो अभी जो 1551 की घटना आप देख रहे हैं, तो वो आप इसको इस मानचित्र के सहारे देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा कि उस्मानिया सल्तनत के द्वारा जो ये अभियान किया गया था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि औरमुज जो फारस की खाड़ी के मुहाने का प्रवेश द्वार था यहाँ पर, और फिर मस्कट पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया यहाँ पे। ये तो यहाँ पर तो पेरी रईस ने जीत लिया, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि गुजरात के तट पर दमन के शासक से ये दीव छीन लेता है। यहाँ पर एक निर्णायक सफलता पुर्तगालियों को मिल जाती है। और फिर से अंतिम अभियान जो है एक और भेजा जाता है पुर्तगालियों के द्वारा, सॉरी, उस्मानिया सल्तनत के द्वारा। 1551 ईस्वी में एक और नौसेना अभियान भेजा जाता है उस्मानिया सल्तनत के द्वारा, और उस अभियान का नेतृत्व करता है अली रईस के द्वारा किया जाता है। और अली रईस के द्वारा जो यह भेजा जाता है, तो दोनों में आक्रमण, दोनों में लड़ाई भी होता है, यानी कि उस्मानिया सल्तनत और पुर्तगालियों के बीच क्या होता है, 1551 में हिंद महासागर के क्षेत्र में और एक जलबेरे की लड़ाई होती है, लेकिन यह युद्ध कोई निर्णायक नहीं रहता है।
अंत में क्या होता है कि 1556 ईस्वी में दोनों के बीच एक संधि हो जाती है। दोनों के बीच कहने का अर्थ हुआ कि चूंकि पुर्तगाली भी देख लेते कि उस्मानिया सल्तनत को पराजित करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि उनके पास भी एक मजबूत नौसेना था, और उस्मानिया सल्तनत भी ये जान चुका था कि पुर्तगालियों को पराजित करना कठिन काम है। तो दोनों में क्या होता है, दोनों में संधि हो जाती है, संधि समझौता 1556 में। और दोनों में संधि समझौता जो हो जाता है, इस समझौते के तहत तय कर लिया जाता है कि भारत के साथ जो मसाला व्यापार है, इस मसाला व्यापार में दोनों का हिस्सा होगा, यानी कि उस्मानिया सल्तनत का भी हिस्सा होगा और पुर्तगालियों का भी हिस्सा होगा। इसीलिए उस्मानिया सल्तनत भी लड़ ही रहे थे। तो भारत के साथ जो व्यापार होगा उसमें उस्मानिया सल्तनत का भी हिस्सा होगा और पुर्तगालियों का भी हिस्सा होगा। और दूसरा, इस संधि के तहत यह तय कर लिया गया कि अरब सागर में, जहां पर दोनों की प्रतिद्वंदिता थी, उस्मानिया सल्तनत और पुर्तगालियों की, अरब सागर में ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो 1556 में आकर क्या होता है कि उस्मानिया सल्तनत और पुर्तगालियों के बीच संधि समझौता हो जाता है, जिसके तहत क्या होता है कि भारत के मसाला व्यापार में दोनों ने अपना हिस्सा बांट लिया और दोनों ने यह भी तय कर लिया कि भारत में या खासकर अरब सागर में दोनों एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इस तरीके की स्थिति बनती है। कुल मिलाकर आपको ये ध्यान में रखना है कि अंग्रेज के आने से पहले पुर्तगाली शक्ति को चुनौती देने का प्रयास किसने किसने किया, तो गुजरात के शासक ने किया। बाद में कालीकट के जमोरिन भी इस क्षेत्र में आए, उस्मानिया सल्तनत था, मिस्र का था, लेकिन किसी को इसमें खास सहायता नहीं मिलती है। आगे चलकर हम लोग देखेंगे, जब हम 18वीं शताब्दी के भारत में आपको लिए चलेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पुर्तगाल की जो खुद की नीति थी वह भारत से हटने का कारण बना। वेस्ट इंडीज द्वीपों सब में क्या खोज, क्या रिसर्च हो चुका था दक्षिण अमेरिका में, जिसके कारण पुर्तगाल का रुझान भारत की ओर भी कम हुआ। और फिर ब्रिटिश सरकार ने किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से भारत से पुर्तगालियों को हटाने के लिए प्रयास करता है। तो भारत से पुर्तगाली शक्ति के विस्थापन में इस 3 पॉइंट के सहारे समझा जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये याद रखने की जरूरत है कि ब्रिटेन के लास्ट कोशिश करने के बावजूद भी पूरी तरीके से पुर्तगाली हटे नहीं। भारत आने वाले भी सबसे प्रथम पुर्तगाली थे और भारत से जाने वाले भी सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही थे, क्योंकि गोवा की विजय जो पुर्तगाली की थी वो बहुत ही बाद में 1961-62 में जाकर हुई थी, ये ध्यान में रखेंगे। अब एक और लास्ट सेक्शन ये है कि जब पुर्तगाली भारत आए तो इसका भारत पर प्रभाव क्या क्या पड़ा, वो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। तो इसका जो प्रभाव है बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा, और खासकर इस प्रभाव को जो हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला तो ये हुआ कि भारत और यूरोप के बीच नए व्यापारिक मार्गों की खोज हुई। भारत और यूरोप के बीच नए व्यापारिक मार्ग की खोज और व्यापारिक संबंध तो पूरी तरीके से परिवर्तित होगा, ये भी आप जानते होंगे। इसी पुर्तगालियों के माध्यम से भारत में छापाखाना का आगमन हुआ। प्रिंटिंग प्रेस का छापाखाना का आगमन होता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि पुर्तगालियों के साथ ही भारत में यूरोप के यूरोपीय पुनर्जागरणकालीन कला का प्रवेश हुआ। यूरोपीय पुनर्जागरणकालीन कला और स्थापत्य का प्रवेश हुआ, जो आज भी आप भारत में अवस्थित गिरजाघरों के निर्माण में देखते हैं। तो तीसरा स्थापत्य का आगमन होता है, जो पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला थी। चौथा, हम लोग देखते हैं कि इसी के साथ क्या होता है कि भारत का जापान के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने का श्रेय पुर्तगालियों को है। भारत का जापान के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने का श्रेय पुर्तगालियों को, और आज जापान भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण भागीदार देश है। इस समय जापान से भारत को जो है ना, तांबा और चांदी भारत आयात करता था। जापान से इस समय भारत तांबा और प्लस चांदी आयात करता था।
और पुर्तगालियों के आगमन से जो है भारत में कई फसल की खेती की शुरुआत होती है। पुर्तगालियों के आने से आलू की खेती की शुरुआत होती है। पुर्तगालियों के आने से भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत होती है, मक्का की खेती की शुरुआत होती है और फिर मूंगफली की खेती की शुरुआत होती है। ये वैसे मक्का तो पहले भी भारत में था, खासकर जो आलू तंबाकू सब है ये जो फसल है पुर्तगालियों के आगमन से, और मक्का तंबाकू मूंगफली भी पुर्तगालियों के आगमन से भारत में प्रचलन में होता है। तो इस तरीके से भारत में इनका आगमन होता है और धीरे-धीरे हम लोग जब 18वीं शताब्दी के भारत में ले जाएँगे, तब आपको भारत में जो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली गवर्नर जनरल कहाँ-कहाँ पर उनकी कंपनी थी, किस तरीके से थी, उस सब के बारे में आपको बताएँगे। इतना यदि आपके पास जानकारी रहेगी तो उस समय जब हम फिर से एक बार यूरोपियों के आगमन की चर्चा करेंगे, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस टॉपिक में एक बार फिर से हम पॉइंट रिपीट कर देंगे कि आपने किस-किस चीज़ को जाना। तो सबसे पहले आपने जाना कि पुर्तगाली के भारत आने की पृष्ठभूमि क्या थी? पुर्तगाली के आने की पृष्ठभूमि क्या थी कि किस पृष्ठभूमि में भारत आए थे, आने की पृष्ठभूमि। दूसरा हम ये भी आपको बताया कि आखिर पुर्तगाल ही भारत की ओर पहले क्यों कदम उठाया? पुर्तगाल ही क्यों कदम उठाया? क्यों कदम उठाया? ये भी आपको कारण बताया। फिर इसका उद्देश्य आपको बताया। तीसरा आपने देखा कि हिंद महासागर के क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए क्या नीति अपनाते हैं। चौथा आपने देखा कि प्रारंभिक तौर पर पुर्तगाली शक्ति को चुनौती किन-किन शक्तियों से मिलती है, इसमें 3-4 उस्मानिया सल्तनत से, मिस्र के शासक से, गुजरात के शासक से और लेटर काल में जमोरिन से भी कूटनीति के तहत। और पांचवा पुर्तगालियों के आगमन का प्रभाव क्या होता है, वो मैंने आपको यहाँ पर संक्षिप्त में बता दिया है। जब हम यूरोपीय कंपनी के आगमन पर जाएंगे 18वीं शताब्दी के भारत में, तब इसके बारे में और आपको डिटेल से बताएंगे। मध्यकालीन भारत के सतीश चंद्रा के एनसीईआरटी को हमने बहुत ही ब्रॉडर सेंस में जो ये टॉपिक था वो आपको बताया था, तो उसमें दिया भी नहीं था। हमने उसके एस्पेक्ट को समझने के लिए इसमें अपने तरफ से मटेरियल इनकॉर्पोरेट करके आपको बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। फैक्ट कम था इसमें, लेकिन आधुनिक भारत को समझने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, तो आपको अच्छा लगा होगा। और फिर आप इस टॉपिक को देखिए सभी लोग। और अगले वीडियो में अब हम आपके लिए दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को लाएंगे। तो अगले वीडियो में आपके लिए दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को लाएंगे, चूंकि सल्तनत का पूरा राजनीतिक इतिहास समाप्त कर लिया। यहाँ तक आते आते जो मध्यकालीन भारत में क्षेत्रीय राज्य थे, उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के, वो भी आपने कंप्लीट कर लिया है। पुर्तगालियों के आगमन को कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम अगला जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें आपके साथ हमारा इंटरेक्शन होगा सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर। और तब तक आप लोग यदि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप या आपके दोस्तों में से कोई लेते हैं, तो जीएस का प्लस कोर्स या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप प्लस कोर्स का भी सब्सक्रिप्शन 1 साल या 2 साल का ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी 1 साल या 2 साल का ले सकते हैं और मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और फिर आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन लेंगे और मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस वीडियो को सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और इस वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए। और फिर थैंक यू है, धन्यवाद है। और याद रखना कि अगले वीडियो में हम आपके लिए सल्तनत कालीन जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में लेकर आएंगे। तब तक इसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।